Good morning, student. Today we will read Chapter 4 of Civics, Understanding Laws. Understanding Laws का मतलब क्या हुआ कि हम अपने कानून को कैसे समझते हैं. The word law is derived from a Latin word leg, which implies something definite, fixed, followed, regulated, stable and uniform. ये जो वर्ड है लॉ, वो एक लैटिन वर्ड लैग से है, जिसका मतलब होता है कि डिफिनिट, फिक्स्ड, फॉलोड और रेगुलेटेड, स्टेबल और यूनिफॉर्म. फॉर कैरिंग आउट इट्स एक्टिविटीज़ efficiently and efficiently, every community, society, the state must formulate some laws. Without laws, there would be no peace and order, as there would be chaos and confusion in every walk of life. ये जो कानून है, अगर कानून नहीं रहेगा तो क्या होगा? किसी भी देश को शांतिपूर्वक चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए क्या है, एक कानून बनता है और उस कानून के दायरे में हर कोई वर्क करता है. Why are laws required? Laws are required to prevent people from several unjust social practices. The practice of untouchability was the cause of suffering for millions of people who in the past were forced to do work which was both demeaning and polluting in nature. कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? कानून का ज़रूरत इसलिए पड़ा ताकि हम अपने सामाजिक सिस्टम को अच्छे तरीक़ा से चलाएं, जिसमें कि सबसे पहला जो रीज़न आया वो क्या था? अनटचेबिलिटी का. अनटचेबिलिटी एक ऐसा बीमारी हुआ जिसके वजह से बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक उसको फेस करते रहें. बोलते हैं ना, अछूत होने का जो दंश होता है, अछूत होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था और जो लोग फेस कर रहे थे बहुत दिनों से. द अनजस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ऑफ सेंचुरी रिक्वायर्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू एंड इट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड अनटचेबिलिटी इलीगल. आज हम अपने देश में संविधान को देखें और पढ़ें तो जानते हैं कि छुआछूत जैसी बीमारी को संविधान ने अलग एक क्राइम माना और उसको अलग रखने का कोशिश किया. Do laws apply to all? According to the Indian Constitution, all persons are equal before the law. The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender. The Constitution lays the laws in such a way that laws apply equally to all the citizens of the country and no one can be above the law. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. अब जो लॉ है ये हर किसी पे अप्लाई होता है. हम जिस देश में रहते हैं वहाँ एक कानून व्यवस्था है और इस कानून व्यवस्था के अंतर्गत आप किसी भी धर्म, जाति या जेंडर को लेके उस पर किसी भी तरीक़ा का कोई भी एक्ट नहीं लगा सकते हैं. ये एक ऐसा लॉ है. हमारे देश का संविधान जो है वो क्या कहता है कि सभी जाति और धर्म हमारे लिए बराबर है. सभी जाति और धर्म हमारे लिए बराबर है और हमें कोई हक नहीं बनता है किसी भी धर्म, जाति और उसके किसी भी धर्म, जाति या लिंग पे हम किसी भी तरीक़ा का भेदभाव करें. अगर आप किसी भी तरीक़ा का टिप्पणी करते हैं धर्म को लेके, जाति को लेके या फिर किसी के लिंग को लेके, तो वो एक क्राइम माना जाता है और अगर आप उसके लिए दोषी हैं तो आपको उसके लिए सज़ा भी मिलेगा. ये हमारे देश का कानून कहता है. हमारे ही देश का नहीं, हर किसी भी देश का एक कानून होता है, एक कानून व्यवस्था बनता है जिसके अंतर्गत इंसान जो है काम करता है. In ancient times, laws were different for different people. The laws
for the upper caste were not that harsh as they were for the lower castes. During the British rule, laws were strict and harsh for the Indians and comparatively less for the British. पुराने समय में कानून व्यवस्था क्या था, बहुत ही हर किसी के लिए क्या था, अलग अलग था. ये अपर कास्ट के लिए उतना नहीं था जितना कि लोअर कास्ट के लिए था. ब्रिटिश रूल के समय में लॉ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और हार्श था इंडियंस के लिए, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के आगे कमज़ोर पड़ते थे. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड with the example of British Act of 1870 which was called the Sedition Act. अगर हम इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे तो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्ट जो कि 1870वीं ईस्वी में आया, उसका नाम था सेडिक्शन एक्ट. इस एक्ट के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी पर्सन प्रोटेक्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट could be arrested without due trial. अगर इस एक्ट के ड्यूरेशन में क्या था कि अगर कोई भी आदमी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके किसी भी तरीक़ा का टीपा टिप्पणी करता है तो उसको बिना किसी ट्रायल का पकड़ लिया जाता था. अगर हम किसी को भी पकड़ते हैं जेल में जाने के लिए तो क्या करते हैं, पहले उसके बारे में खोजबीन करते हैं. लेकिन नहीं, उस एक्ट के तहत क्या था कि अगर ब्रिटिशर्स के बारे में किसी ने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वो डायरेक्ट किसी भी ट्रायल का जेल चला जाता था. लेटर ऑन अंडर द रॉल्ट एक्ट ऑफ 1919 एनी इंडियन कुड बी अरेस्टेड एंड वारंट कुड बी इशूड अगेंस्ट सस्पेक्टेड इंडिविजुअल. दूसरी बात था कि बिना किसी वारंट का इंडियंस क्या हो जाते थे, अरेस्टेड हो जाते थे अगर किसी भी एक सिस्टम में वो पकड़ में आ जाते थे. द इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज दिस लॉ. दे बिगेन फाइटिंग फॉर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज लॉज एंड रूल्स दैट दे वेयर फोर्स्ड टू ओबे. अब जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग जो थे और जो इस चीज़ को समझते थे वो प्रोटेस्ट करते थे इस लॉ को और वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिए. The 19th century Indians started using the legal system to fight with the Britishers. 19वीं शताब्दी में भारतीय क्या किए, लीगल सिस्टम के तहत ब्रिटिशर से लड़ने के लिए शुरू हो गए. With the end of colonialism, India started afresh by setting up its own constitution and government. The Indian Constitution served the Indians with a law which were equal to all without any discrimination. भारतीय संविधान के अनुसार जब ये संविधान बना, कानून आया, तो बिना किसी भेदभाव के ये लॉ जो है पास हुआ. द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. लॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस इन वेरियस वे. ये जो कानून व्यवस्था आया वो हर तरीके के वो अलग अलग तरीक़ों से आया. डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी रेज द नीड फॉर अ पार्टिकुलर लॉ. हर एक समाज के लिए एक अलग सा कानून व्यवस्था बना. This demand for laws come to the parliament and it plays an important role to solve the problems of the people. जैसे जैसे कानून का डिमांड बढ़ा पार्लियामेंट में, वैसे वैसे ये लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे आगे आया. For example, the Indian girls were not given any legal right to own their father's property and the property share went to their brother after their father's death. अब हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि भारत में क्या है कि लड़कियां जो हैं उनको लीगल अधिकार नहीं है अपने फादर के प्रॉपर्टी में एंड द प्रॉपर्टी शेयर वेंट टू देयर ब्रदर आफ्टर देयर फादर्स डेथ. जैसे कि अभी तो कानून बहुत सारा बदल गया है, लेकिन पहले क्या था कि भारतीय समाज में क्या था कि भारतीय कानून के अनुसार क्या था कि अगर एक लड़की किसी भी तरीक़ा से कानूनन जो है अपने फादर के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं ले सकती है और फादर के सारे प्रॉपर्टी पे हिस्सा किसका जाता है, तो उसके भाई का जाता है. When the issue were raised that when the boy has the right to own his father's property, why should a girl be exempted? लेकिन ये मुद्दा तब उठा जब ये कहा गया कि लड़कियों को फादर के
प्रॉपर्टी में अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ बेटों को क्यों मिलना चाहिए। This inequality ended when a law was passed that the girl was also have an equal share in their father's property, and if they claimed they would be given their share. This was done by the Amendment Act of 2005 to Hindu Succession Act. अब 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ये ऑलरेडी ये जो सिस्टम है ये मुस्लिम सेक्शन एक्ट में है, लेकिन ये हिंदू एक्ट में नहीं था। लेकिन 2005 में जब ये कानून व्यवस्था पे इस पे सवाल उठाया गया कि हमारे जब फादर मदर बेटा बेटी को एक समान मानते हैं, तो फिर क्यों हम बेटी को उसके अधिकार से वंचित रखें, सिर्फ बेटे का ही अधिकार क्यों हो, है ना। ये तुम्हें बहुत पहले भी मैंने बताया था कि बेटे का ही संपत्ति पे अधिकार क्यों होना चाहिए, बेटियों का भी अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। तो 2005 में ये हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ, जिसके तहत बेटियों को भी फादर के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का जो है अधिकार मिला। और ये अधिकार मिलने के साथ ही क्या हुआ कि एक लॉ पास हो गया और जिसको बोला गया हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। अब हम पढ़ेंगे कि नया जो कानून बना वो कैसे आया और इसके बारे में हम क्या जानते हैं।